पंजाब की रोपड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज सुबह यूपी लाया गया। सुबह 4:30 बजे मुख्तार को लेकर पुलिस का काफिला बांदा जेल में दाखिल हुआ। मुख्तार को बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया। अंसारी की मेडिकल जांच भी कर ली गई है, जिसमें डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर लो होने की बात सामने आ रही है। थोड़ी देर में अंसारी का RT-PCR कोरोना टेस्ट भी होगा। बांदा जेल के जेलर PK त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार के साथ सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए 3 स्तर की बेहद कड़ी सुरक्षा की गई। कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई, कैमरे बढ़ाए गए, बाहरी जेलों से भी फोर्स बुलाई गई। रोपड़ से बांदा पहुंचते ही मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी अब शुरू हो जाएगा, जिनमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केसेस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, VHP के नंद किशोर रुंगटा का अपहरण और ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमले का मामला भी शामिल है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कुछ ही दिन रखा जाएगा। इसके बाद उसे प्रयागराज जेल में शिफ्ट कर दिया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को मिली एम्बुलेंस को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दफ्तर में लिपिक के तौर पर काम करने वाले राजनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि राजनाथ ने ही एम्बुलेंस केस में अहम भूमिका निभाई थी। जिस एम्बुलेंस को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उसी एम्बुलेंस के जरिए रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अदालत आया जाया करता था। अभी तक की जांच के मुताबिक एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से करवाया गया। इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने जिन 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, उन पर और संगीन धाराएं लगा दी गई है। पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश फिलहाल कर रही है। कोरोना वायरस का विस्तार पूरे देश को चपेट में ले चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं थोड़ा ज्यादा तो कहीं थोड़ा कम, लेकिन कोरोना का कहर तो है और वायरस के बढ़ते अटैक से हालात पैदा हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,15,700 नए मरीज सामने आए हैं और 630 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। अब तक 8 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली, MP और गुजरात से 80% मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू मंगलवार से लागू किया जा चुका है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश का असर भी दिखना शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू में ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। वैक्सीन लगवाने वालों को E-पास लेना अनिवार्य होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को E-पास लेना पड़ेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी E-पासेस जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स में OPD सेवाएं बंद कर दी गई है। एम्स दिल्ली में 8 अप्रैल गुरुवार से OPD की सेवा 4 हफ्तों के लिए बंद की जा रही है। हालांकि ऑनलाइन या पुराने अपॉइंटमेंट वाले मरीज OPD में दिखा सकेंगे। ये फैसला बढ़ते कोरोना के मामलों और OPD में बढ़ते मरीजों के कारण लिया गया है। अब हर दिन अधिकतम 50 मरीज दिखा सकेंगे। पिछले साल भी कोरोना केसेस बढ़ने पर एम्स प्रशासन ने यह फैसला लिया था और OPD सर्विस कई दिनों तक बंद रखी गई थी। महाराष्ट्र में सख्ती के बावजूद कोरोना की रफ्तार और तेज होती नजर आ रही है। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। 297 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। बीच पर दिख रही लोगों की भारी भीड़ के बाद मुंबई में लोगों के समंदर किनारे जाने पर भी 30 अप्रैल तक पाबंदी लगाई जा चुकी है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे से मुसीबत में मजदूर भी अब पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वजह से काम कम मिल रहा है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि छोटे व्यापारी और जनता की दिक्कतों को सरकार समझे और नए विकल्पों की तलाश करे।
पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद में बड़ा हिस्सा 80% यूके वेरिएंट का पाया गया है। चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक पंजाब में मिलने वाले कोरोना केसेस में 80% यूके वेरिएंट के हैं। सरकार ने इसके लिए शादियों, निकाय चुनाव और किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने 50 टीमें भी भेजी है। जिस तरीके से केस संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसमें एक ही मंत्र काम कर सकता है कि मास्क लगाकर नियमों का पालन करते हुए आप खुद को सुरक्षित रखें। जान लीजिए कुछ और ऐसी ही खबरें इत्मीनान से। उत्तर प्रदेश में पैर पसारा है कोरोना पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने के हाईकोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने और नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करने के लिए कहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 6000 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। 30 मरीजों की इसके चलते मौत भी हो चुकी है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र वसूली कांड की जांच में सीबीआई जुट गई है। सीबीआई ने याचिकाकर्ता वकील जयश्री पाटिल से संपर्क साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज उनके वकील मामले की जल्द सुनवाई की मांग चीफ जस्टिस के सामने कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी अलग से याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया है। क्या महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस को डर है कि कहीं पवार फिर से न बदल जाए। शक का कारण है गुजरात में हुई पवार और अमित शाह की कथित मुलाकात। कांग्रेस नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं देशमुख के मामले में केंद्र का शिकंजा कसता देख पवार बदल न जाए। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की पर भी चर्चा संभव है। सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए को मुंबई के वर्सोवा स्थित डीसीबी बैंक में सचिन वाजे और मीना जॉर्ज के जॉइंट अकाउंट के कागजात से जानकारी मिली है। इसी बैंक से मीना ने 18 मार्च को 26.5 लाख रुपए निकाले थे। इसके साथ ही एनआईए को मीना के घर की तलाशी में एक डायरी भी मिली है, जिसमें मीना के पैसों के लेन देन से जुड़ी जानकारी मिली है। इस डायरी में कितने पैसे कहां से आए, क्या ये पेमेंट वाजे ने दिलवाया था, उसके बाद इन पैसों को किन बैंकों में इन्वेस्ट किया गया या इन पैसों को किसी और जगह इन्वेस्ट किया गया, ये सब जानकारी लिखी हुई है। एंटीलिया केस से जुड़े अहम गवाह मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ लगा है। एबीपी न्यूज के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें सचिन वाजे सीएसटी स्टेशन की तरफ पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे 4 मार्च की शाम 7:15 से लेकर 7:30 के बीच की लोकल ट्रेन पकड़कर ठाणे गया था। सीसीटीवी फुटेज में वाजे पैदल चलते हुए सीएसटी स्टेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मनसुख हिरेन हत्या की जांच के दौरान एनआईए को मिले ये सबूत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मनसुख की हत्या के समय सचिन वाजे भी ठाणे गया था। चौथे चरण के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार में आज अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी दिखने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में रोड शो करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे शाह का रोड शो शुरू होगा। वहीं ममता बनर्जी आज 3 रैलियां करने वाली है। दोपहर 12:30 बजे कूच बिहार के सितलकुची में रैली करेंगी ममता बनर्जी और शाम को 5 बजे दक्षिण 24 परगना जिले में उनकी रैली होनी है। दक्षिण 24 परगना की 2 सीटों ग्रेटर कोलकाता के जादवपुर और शाम 6 बजे टॉलीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगी। बंगाल में चौथे चरण का चुनाव 10 अप्रैल को होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।